हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। तो टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो पहला है आपका रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी का मतलब क्या हुआ? इट इज़ द वन विच कैन बी अमेंडेड और कैंसिल्ड एट एनी मोमेंट बाय द इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी एज लॉन्ग एज द एलसी हैज़ नॉट बीन ड्रॉन और डॉक्यूमेंट टेकन अप। इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि वैसा एलसी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इन दोनों ने क्या किया? एग्रीमेंट किया। ठीक है। अब रिवोकेबल एलसी क्या बोलता है कि आप रिवोकेबल एलसी क्या बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं? जो पैरामीटर है उसको अमेंड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ द वन विच कैन बी अमेंडेड और कैंसिल्ड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, कैंसिल तो कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी। यहाँ पे जो अमेंडमेंट और कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या लिया? कोई भी कंसेंट नहीं लिया, तो ये क्या है? काफ़ी डेंजरस एलसी है फिर। इसलिए ये क्या होता है? दिस इज वेरी रेयरली इशूड एंड रेयरली एक्सेप्टेड। तो ये बहुत रेयरली इशू भी किया जाता है और रेयरली एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो ये आपका हो गया रिवोकेबल एलसी। नेक्स्ट आपका ई रिवोकेबल एलसी। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दिस एलसी कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसिल्ड। यहाँ पे आप अमेंड और कैंसिल नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल दोनों पार्टीज का कंसेंट ना हो। दो पार्टी या जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसका कंसेंट ना हो। सो सच एन एलसी कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसिल विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड। और ये क्या है? ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी डाउट आप क्या कर सकते हैं? इस पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर आप अमेंड या कैंसिल नहीं कर सकते। द इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बाय द इशूइंग बैंक। अंडरटेकिंग कौन लेता है? बैंक लेता है। किसका बैंक लेता है? बायर बैंक। बायर बैंक को क्या बोलते हैं? इशूइंग बैंक। बाय द इशूइंग बैंक टू मेक अ पेमेंट ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। और कोई भी बैंक पेमेंट कब करेगा? जब उसको डॉक्यूमेंट मिलेगा। जैसे मैंने आपको जो बताया था एडवाइजिंग बैंक के बारे में, कन्फर्मिंग बैंक के बारे में, नेगोशिएटिंग बैंक के बारे में और आपका रीइंबर्सिंग बैंक के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एडवाइजिंग बैंक में क्या था? काफ़ी लंबा प्रोसेस था। लंबा प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? ये ए है, ये बी है। ठीक है। ये बायर है, ये बी लिखते हैं, ये एस लिखते हैं। बायर है, सेलर है। यहाँ पे क्या हो रहा था? इशूइंग बैंक था, ये सेलर का बैंक था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? जब ये सेलर बैंक एडवाइजिंग बैंक बन रहा था, जब ये इसको एडवाइस करता था, ठीक है, तो ये क्या किया? गुड्स को शिप किया। गुड्स को शिप करने के बाद इसने क्या किया? डॉक्यूमेंट दिया। अब डॉक्यूमेंट देने के बाद इसको तुरंत पेमेंट नहीं मिला। अगर ये डॉक्यूमेंट देने के बाद ये तुरंत पेमेंट करे तो ये किस केस में पॉसिबल है? कन्फर्मिंग बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक में। लेकिन एडवाइजिंग में क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट इसको देगा, ये डॉक्यूमेंट क्या करेगा? ये गुड्स शिप किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट इसने क्या किया? बैंक को दे दिया। बैंक ने क्या किया? ये डॉक्यूमेंट इसको दिया, ये डॉक्यूमेंट इसको हैंड ओवर करेंगे, इससे पैसे लेंगे, फिर पैसे थी। काफ़ी लंबा प्रोसेस था। लेकिन अगर ये कन्फर्मिंग बैंक होता, कन्फर्मिंग बैंक में क्या होता? इसने क्या किया? सेलर ने इसको डॉक्यूमेंट दिया, और सेलर ने जब इसको डॉक्यूमेंट दिया तो कन्फर्मिंग बैंक ने क्या किया? इसको पैसे तुरंत दे दिए। ठीक है। तो ये अनलेस और अनटिल यहाँ पे अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है या एलसी साइलेंट है, ठीक है, तो वो कौन सा एलसी हो जाएगा? ये आपका इरिवोकेबल एलसी हो जाएगा। ऑल एलसी विच आर इशूड सब्जेक्ट टू यूसीपीडीसी 600। मतलब जो भी एलसी इस गाइडलाइंस के तहत अगर हम इशू कर रहे हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक हम स्पेसिफिक मेंशन नहीं करते, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। सो hence the word revocable should be specifically mentioned in the body of LC। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिवोकेबल LC आपका इशू करना है तो रिवोकेबल क्लॉज स्पेसिफिक मेंशनड होगा, अनलेस अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज इरिवोकेबल LC। अदरवाइज इसको क्या करेंगे? इरिवोकेबल LC की तरह ट्रीट करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका इरिवोकेबल कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। इरिवोकेबल है और क्या है? कन्फर्म्ड है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन सा बैंक इन्वॉल्व हो रहा है? कन्फर्मिंग बैंक इन्वॉल्व हो रहा है।
ठीक है। सो इट इज एन एलसी विच कैन बी कन्फर्म्ड बाय ए बैंक, ठीक है। यहाँ पे बैंक के थ्रू क्या होगा, कन्फर्मेशन मिल गया। अदर दैन द इशूइंग बैंक यूजुअली सिचुएटेड इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, देयर बाई टेकिंग एन एडिशनल अंडरटेकिंग टू पे ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्मिंग बैंक क्या कर रहा है, ये एडिशनल अंडरटेकिंग ले रहा है, ठीक है। और जब ये एडिशनल अंडरटेकिंग ले रहा है तो सेलर क्या करेगा, सेलर जब इसको डॉक्यूमेंट देगा तो ये क्या करेगा, इसको तुरंत पेमेंट दे देगा, ठीक है। सो देयर बाय टेकिंग एन एडिशनल अंडरटेकिंग टू पे ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग टू द टर्म्स, और जो टर्म्स कंडीशन मेंशन्ड है उसको कन्फर्म करके। सो द कन्फर्मिंग बैंक कैन बी एडवाइजिंग बैंक, मैंने आपको पहले बताया कन्फर्मिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक हो सकता है, विच ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द इशूइंग बैंक टेक्स दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये क्या करता है, जो इशूइंग बैंक है उसके बिहाफ पे ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द कन्फर्मिंग बैंक लुक्स इनटू वेरियस रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड टेक्स अ डिसीजन टू एड इट्स कन्फर्मेशन। कन्फर्मिंग बैंक ऑब्वियस बात है, कोई भी कन्फर्मेशन दे रहा है तो उसमें जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं उसको क्या करेगा, वो असर्टेन करेगा, असर्टेन करने के बाद क्या करेगा, अपना फाइनल डिसीजन वो देगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी क्या हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए ने क्या किया, बी को ट्रांसफर कर दिया एलसी, ठीक है। या ए ने क्या किया, ए ने बी को किया और सी को किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफरेबल, और ये फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर इन फुल। यहाँ पे फुल भी, यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले केस में क्या था, ए बी को जो ट्रांसफर कर रहा है ये फुल कर रहा था, कंप्लीटली कर रहा था। यहाँ पे हो सकता है ये इसको 30% किया, इसको 70% किया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इन पार्ट। सो ट्रांसफर इन फुल और इन पार्ट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी अदर देन बेनिफिशरी, ठीक है। किसी भी पार्टी के फेवर में जो बेनिफिशरी से क्या है, डिफरेंट पार्टी है, बाय द एडवाइजिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक। जब इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को रिक्वेस्ट करता है तो एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, बेनिफिशरी को छोड़ के किसी और पार्टी को क्या कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर कर सकता है। दैट इज द एलसी कैन बी स्प्लिट एंड ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ मोर देन वन सेकेंड बेनिफिशरी। यहाँ पे एक से ज्यादा क्या हो गया, बेनिफिशरी इन्वॉल्व हो गए। However, such second beneficiary cannot further transfer the LC in favor of another third party। और जो मैंने बताया कि ये जो है ये क्या कर सकते हैं, फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा आपका ट्रांसफरेबल एलसी हो गया। नेक्स्ट हो गया रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हम सेंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम रेड कलर से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं चीज़ों को। ग्रीन क्लॉज में क्या करते हैं, हम ग्रीन कलर से मेंशन करते हैं। तो रेड क्लॉज में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट विथ एडवांस पेमेंट। अब सपोज कीजिए ये मेरा बायर है, ये मेरा सेलर है, ठीक है। तो बायर ने क्या किया, बायर इंपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर है। मान लीजिए ये क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसका, मोबाइल का, ठीक है। तो सेलर के पास क्या मैन्युफैक्चरिंग से, इसने क्या किया, 10 लाख पीसेस ऑर्डर किया, ठीक है। अब 10 लाख पीसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए, इसका कॉस्ट आएगा, उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। क्या इतना पैसा सेलर के पास अवेलेबल है, केस 1 हो भी सकता है, केस 2 नहीं भी हो सकता है। सो उस केस में क्या करता है, सेलर क्या बोलता है बायर को कि आप क्या करो, आप मुझे एडवांस पेमेंट करो, आप मुझे क्या करो, एडवांस पेमेंट करो। और जब आप मुझे एडवांस पेमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर दूंगा और फिर मैं आपको गुड्स डिस्पैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया रेड क्लॉज एलसी। सो द सेलर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, द सेलर कैन रिक्वेस्ट एन एडवांस फॉर एन एग्रीड अमाउंट। ये क्या कर सकता है, एडवांस डिमांड कर सकता है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट तक जो एलसी में टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से मेंशन किया गया होगा। किससे, फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है उससे क्या कर सकता है, ये डिमांड कर सकता है। सो दिस एडवांस इज बेसिकली इंटेंडेड टू फाइनेंस द मैन्युफैक्चर और परचेज ऑफ द गुड्स टू बी डिलीवर्ड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। और बेसिकली ये क्या करते हैं, जो गुड्स शिप होने वाला है, जो गुड्स शिपिंग
जो होगा उसको मैन्युफैक्चर के लिए या परचेजिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये एडवांस में पैसे दे सकते हैं। सो द एडवांस इज नॉर्मली पेड अगेंस्ट रिसीट एंड रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर टू सब्सिक्वेंट डिलीवर द ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट बिफोर द क्रेडिट एक्सपायर्स। और ये क्या होता है, ये जो जनरली जो पेमेंट होता है ये अगेंस्ट रिसीट होता है, ठीक है, और एक रिटर्न अंडरटेकिंग, जिसके तहत रिटर्न अंडरटेकिंग कौन देता है, सेलर देता है, ठीक है। और उस अंडरटेकिंग में क्या होता है कि वो क्या करेगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, डिलीवर द ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट बिफोर द क्रेडिट एक्सपायर, वो क्या करेगा, उसको क्रेडिट एक्सपायर होने के पहले क्या करेगा, उसको डिलीवर कर देगा। ग्रीन क्लॉज में क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा, एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो गया, अब 10 लाख पीसेस जो मोबाइल हैं, 10 लाख पीसेस जो मोबाइल हैं, इसके स्टोरेज के लिए भी तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन क्लॉज में रेड क्लॉज प्लस वेयर हाउस के लिए हम क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रीन क्लॉज एलसी हो गया। सो अनलाइक द रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, इन केस ऑफ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट द एडवांस इज नॉर्मली पेड नॉट ओनली अगेंस्ट रिसीट, ये सिर्फ रिसीट के अगेंस्ट एडवांस से नहीं पेमेंट किया जाता है, नॉट ओनली अगेंस्ट रिसीट एंड रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर टू सब्सिक्वेंटली डिलीवर द ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट बिफोर द, बट ऑल्सो against the receipt of an additional document providing proof that the good to be received have been warehoused। तो यहाँ पे पहले केस में क्या था, रेड क्लॉज में क्या था कि रिसीट प्लस रिटर्न अंडरटेकिंग, ठीक है, क्रेडिट एक्सपायर होने के पहले। अब इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स प्रूफ दैट द गुड्स टू बी शिप्ड हैव बीन वेयर हाउस, जो आपका गुड्स का शिपिंग हुआ है उसको वेयर हाउस किया जा चुका है। तो ग्रीन क्लॉज एलसी क्या है, ये ज़्यादा सिक्योर है, ये बेटर सिक्योरिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और जो एलसी है, एलसी का जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू स्विफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बिफोर दिस द एलसीज विथ रेड एंड ग्रीन क्लॉजेस वुड बी टाइप्ड आउट इन रेड एंड ग्रीन कलर। पहले क्या होता था, यहाँ देखिए, वी कुड से दैट ग्रीन क्लॉज एलसी प्रोवाइड स्लाइटली बेटर सिक्योरिटी दैन रेड क्लॉज एलसी। नाउ इट इज एलसी आर सेंड थ्रू स्विफ्ट मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिकली। आज के टाइम में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, स्विफ्ट के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। पहले क्या होता था, जब हम मैसेज ट्रांसमिट, मैंने आपको बताया कि रेड में हम क्या करते हैं, रेड कलर में क्या करते हैं, हम ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन में तो जो नेगोशिएटिंग बैंक है या एक्सपोर्टर का जो बैंक है उसको पता चल जाता था कि हाँ ये रेड क्लॉज एलसी है या ग्रीन क्लॉज। लेकिन अब क्या होता है, अब स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइट एक्सेप्टेंस डेफर्ड पेमेंट और नेगोशिएटिंग एलसी। पहला साइट, नाम ही है साइट। साइट मतलब क्या होता है, मतलब आपने डॉक्यूमेंट को देखा और पेमेंट कर दिया। सो साइट एलसी में क्या है, द बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे ही उसमें डॉक्यूमेंट को दिया उसको क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया, ठीक है। अगेन कंफर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एलसी एट द नॉमिनेटेड बैंक काउंटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट भी बोलते हैं, डीपी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट। एक्सेप्टेंस क्रेडिट में क्या होगा, द बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट आर ड्रॉन विथ सर्टेन यूज ऑन पीरियड। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा रहा है या ड्राफ्ट ड्रॉ किया जा रहा है विथ सर्टेन यूजांस। यूजांस पीरियड मतलब क्या हो गया, एक फ्यूचर पीरियड, वो कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, विथ सर्टेन यूजांस पे। ये मान लीजिए आपका 7 डेज भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है। एंड आर पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट ए फ्यूचर डेट। और इसका पेमेंट कब होगा, जब पेमेंट कब होगा, फ्यूचर डेट में होगा, अपॉन एक्सेप्टेंस, जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट को समझते हैं। अगेन ए है, बी है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट में मैंने क्या बोला, इसमें क्या हो रहा है कि आप एलसी लेके, सपोज कीजिए ये आपका बैंक है, बैंक के पास आप गए, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपको बोला ठीक है हम आपका पेमेंट कर देंगे, लेकिन
पेमेंट करने के बजाय इसने क्या किया, इसने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया और बोला कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे 2 महीने के बाद मिलना। 2 महीने को सपोज कीजिए 5 अगस्त 2021 उसने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम हमसे 5 अगस्त 2021 को मिलना और हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस क्रेडिट में इसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। ठीक है, और सर्टेन जॉन्स पे मतलब हमने क्या बोला उसको 2 महीने के बाद आने के लिए, एंड आर पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट ए फ्यूचर डेट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक्सेप्टेंस क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट आपका डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट। डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का कंसेप्ट कब आता है, सपोज कीजिए आपने कोई मशीनरी परचेज किया। ठीक है, कोई मशीनरी जब आप परचेज करते हैं तो इस मशीनरी का सपोज कीजिए इस मशीनरी का इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, इसको वर्किंग में टाइम लगता है, तो आप क्या करते हैं, आप इस मशीनरी का जो पेमेंट है ओवर ए लॉन्ग पीरियड करते हैं, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो इसमें क्या होगा, जो हमने देखा था यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट है सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट क्या करेंगे, इशू नहीं करेंगे। ठीक है, सो डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एक्सेप्टेंस क्रेडिट। ये क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट देयर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट ड्रॉन। यहाँ पे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट ड्रॉन नहीं है। अगेन पेमेंट क्या है, एक फ्यूचर डेट में ही है, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ क्रेडिट कंफर्म डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट नेगोशिएशन क्रेडिट। द इशूइंग बैंक अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू द बैंक विच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, इशूइंग बैंक क्या करता है, अंडरटेकिंग लेता है किसको पेमेंट करने के लिए, नेगोशिएटिंग बैंक को। ठीक है, जिसने डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी में क्या हुआ, मान लीजिए आपने 50 लाख का एलसी इशू किया। अब ये 50 लाख का एलसी इतना पावरफुल है कि आप बैंक के पास दोबारा गए और आपने बैंक को बोला कि मुझे 10 लाख की एक एलसी और चाहिए। ठीक है, तो इस एलसी के बिहाफ पे आपको क्या मिला, आपको दूसरी एलसी इशू कर दी गई। तो ये क्या हो गया, बैक टू बैक एलसी। ठीक है, सो व्हेन एन एक्सपोर्टर अरेंजेस टू इशू एन एलसी इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर। अब देखिए ये मेरा एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर भी क्या कर रहा है, ये भी तो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है किसी से। ठीक है, या ये भी आपका और भी जो नेसेसरी गुड्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको परचेज कर रहा है। तो एक्सपोर्टर के पास क्या ऑलरेडी 50 लाख की एलसी है जो मैंने आपको बताया। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लोकल सप्लायर के पास अप्रोच करना पड़ेगा। तो लोकल सप्लायर को इसको अप्रोच करने के लिए इसने क्या किया, बैक टू बैक एलसी ओपन कराया। ठीक है, सो व्हेन एन एक्सपोर्टर अरेंजेस टू इशू एन एलसी इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर। ठीक है, यहाँ पे जो लोकल सप्लायर के लिए इसने क्या किया, कितने का एलसी इशू कराया था, 10 लाख का। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बैक टू बैक एलसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट। नाम ये स्टैंड बाई, हम बोलते हैं कि ये प्लेयर मेरा स्टैंड बाई मोड में है। तो अगर ये प्लेयर मेरा स्टैंड बाई मोड में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेयर की रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब एक्सीजेंसी पोजीशन आएगी, जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो स्टैंड बाई एलसी क्या होता है, इसको जस्ट लाइक हम गारंटी की तरह बोलते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई लोन लिया, कोई पर्सनल लोन लिया। ठीक है, पर्सनल लोन जब आपने लिया, आपने क्या किया, पर्सनल लोन लिया। जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक थर्ड पार्टी, बैंक ने बोला कि मुझे एक थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए। आपने क्या किया, बोला ठीक है ये मेरे रिलेटिव है, आप इनकी गारंटी ले लीजिए। ठीक है, अब जब तक ये लोन सही चला रहा है, पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट ये ईएमआई रेगुलरली पे कर रहा है, जब तक ये सही चला रहा है तब तक क्या हो रहा है, तब तक ये जो पैसा है आ रहा है, तब तक इस गारंटर को अप्रोच नहीं किया जाएगा। मतलब ये क्या है, ये स्टैंड बाई में हो गया। ठीक है, तो स्टैंड बाई एलसी है, ये क्या है, ये दिस इज जस्ट लाइक अ गारंटी।
मतलब इसका इन्वोकेशन कब होगा, जब आपका ये लोन खराब हो जाएगा, जब बोरोवर मना कर देगा पेमेंट करने के लिए, तब क्या करेगा, बैंक अप्रोच करेगा किसको, गारंटर के पास, कि देखो तुमने इस लोन की गारंटी ली थी, अब तुम क्या करो, इस लोन का पेमेंट करो। ठीक है, तो स्टैंड बाई एलसी आर सिमिलर टू गारंटी ड्यू टू द डॉक्यूमेंट्री नेचर दे फॉल अंडर यूसीपीडीसी। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये गारंटी की तरह है तो ये इसको हम एलसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट्री नेचर है वो जो यूसीपीडीसी की गाइडलाइंस है उसके अंडर क्या करता है, ये फॉल करता है। ठीक है, सो स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट कैन ऑल्सो बी इशूड अंडर ISP 98। और एक तो हो गया यूसीपीडीसी के तहत इसको हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। दूसरा ISP क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंड बाई प्रैक्टिसेस, इसके तहत भी क्या कर सकते हैं, ISP 98 के तहत भी हम इशू कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टैंड बाई एलसी इज अ गारंटी रादर देन अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इट मेनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ये क्या करता है, आपको डिफॉल्ट होने के रिस्क को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट है रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी नाम ही है रिवॉल्विंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं, फंड को रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फंड को रिवॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज कीजिए आपने मान लीजिए 50,000 US$ का आपने क्या किया, रिवॉल्विंग एलसी ओपन किया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि आप हमें क्या चाहिए, हमें जो मोबाइल है, मोबाइल का आपने ऑर्डर कितने का दिया था, 10 लाख पीसेस का दिया था। आपने बोला मुझे हर मंथ, ईच मंथ मुझे क्या चाहिए, 1 लाख पीसेस चाहिए। ठीक है, और जो 1 लाख पीसेस होगा तो इस 1 लाख पीसेस के बदले हम क्या करेंगे, आपको 5,000 US$ पे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ये फिर ये सेकेंड मंथ में क्या होगा, 1 लाख पीसेस देगा, इसको क्या मिल जाएगा, अगेन 5,000 US$ मिल जाएगा। इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिवॉल्विंग एलसी हो गया, एलसी हो गया। सो इफ अ बायर रिक्वेस्ट पार्शियल डिलीवरीज ऑफ द ऑर्डर गुड्स, यहाँ पे गुड्स का क्या है, पूरा डिलीवरी एक साथ नहीं हो रहा है। जो 10 लाख मोबाइल यूनिट्स जो उसने ऑर्डर किया था वो एक साथ डिलीवर नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पार्शियल डिलीवरी डिमांड कर रहा है। ठीक है, सो बायर रिक्वेस्ट फॉर पार्शियल डिलीवरीज ऑफ गुड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद वो क्या कर रहा है, एज पर डिमांड, सपोज की बायर की कंट्री में जो डिमांड है उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वो गुड्स को डिलीवरी करा रहा है। पेमेंट कैन बी मेड अंडर द टर्म्स ऑफ ए रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो पेमेंट किसके तहत कम कर सकते हैं, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत, दैट कवर्स द वैल्यू ऑफ ईच कॉन्जिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके से ये आपका टाइप्स ऑफ एलसी समाप्त हो जाता है। एक और एलसी आपको देखने को मिलेगा, एक होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड एलसी। रेस्ट्रिक्टेड एलसी में क्या होता है कि जो इशूइंग बैंक है, अगर इशूइंग बैंक बोलेगा कि तुम क्या करो, तुम सिर्फ सिटी बैंक के पास ही क्या करोगे, जाके सिटी बैंक में ही क्या करोगे, सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेस्ट्रिक्टेड एलसी हो गया, मतलब इसने क्या किया, इसने सेलर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रेस्ट्रिक्टेड एलसी। तो इस तरीके से ये आपका टाइप्स ऑफ एलसी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूसीपीडीसी गाइडलाइंस की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।